अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसी ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी कि बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में सज रहा है संतों का संसार। आज जानिए अखाड़ों की परंपरा। दिल्ली एनसीआर में ठंड और प्रदूषण की जुगलबंदी, सेहत पर शीतलहर और प्रदूषण की दोहरी मार। क्या कानून बन पाएगा एक देश एक चुनाव बिल? अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत आइए महाकुंभ के साथ करते हैं, जो कि 13 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो रहा है और ये महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान न सिर्फ देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे, बल्कि अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी यहां पहुंचेंगे, जिनके बिना दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला अधूरा माना जाता है। और यही वजह है कि महाकुंभ 2025 के शुरू होने से पहले ही संगम किनारे अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन अखाड़ों की शुरुआत किसने की थी, इनका काम क्या है और इस वक्त देश में कितने अखाड़े हैं, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये जिए तो शान से और मरे तो शान से, देश के लिए बोलो भारत माता की जय। अजब गजब वेशभूषा, ईश्वर की भक्ति में मगन और शस्त्र और शास्त्र में भी निपुण साधु संतों की ये टोली जो महाकुंभ 2025 में धूनी रमाने के लिए पहुंचने लगी है। हालांकि अभी महाकुंभ के शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही अलग अलग अखाड़ों के महाकुंभ में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई पालकी पर सवार होकर आया है, कोई घोड़े पर सवार होकर पहुंचा है, तो कोई बग्गी पर पहुंचा है और कोई फूलों से सजी गाड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ संगम तट पर पहुंचा है। ये साधु संत पूरे महाकुंभ के दौरान किसी कल्पवासी की तरह ही यहाँ रहकर कठिन जप और तप करेंगे। संगम की रेती पर महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है और कुंभ की शान अखाड़े कहे जाते हैं। और इस बार अखाड़ों में सबसे पहले जूना अखाड़े ने अपना छावनी प्रवेश कर लिया। हम खड़े हैं जूने अखाड़े में और मेरे पीछे देखेंगे तो ये धर्म ध्वजा है, जो एक अखाड़ों की पहचान होती है और ये अखाड़ों की पहचान यानी धर्म ध्वजा को स्थापित कर दिया गया है। यानी जूने अखाड़े में पहले कोई आता रह नहीं रहा था, लेकिन जब छावनी प्रवेश हुआ तो साधु संतों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया और हर साधु संत अब इस अपने शिविर में आकर रहने लगे हैं, अपने तंबुओं का बसेरा बसाने लगे हैं। और इस जूने अखाड़े की खास बात यह है कि सबसे बड़ा अखाड़ा, अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है। इन अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका मकसद धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। देश में इस वक्त 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं। 13 में से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं जो शिव की भक्ति करते हैं, जबकि बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जो विष्णु के भक्त हैं। वहीं उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ये लोग गुरु नानक की वाणी से प्रेरित हैं, जो धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने हमारे सनातन धर्म की स्थापना के लिए इसको नाम दिया जूना अखाड़ा नागा सन्यासी, जो हिमालय की चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ आपके गिरनार में जो दुर्गम स्थानों में रहकर भजन साधना अपने शिव सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए भजन करते हैं और हमारे इष्ट देवता देवों को देव महादेव है। अच्छा, जूना अखाड़ा कितना बड़ा है आखिरकार, कितने साधु संत है इसमें महाराज जी? इसमें हमारे जो आचार्य गुरु हैं अवधेशानंद जी महाराज, कम से कम 20 लाख रजिस्टर साधु है। 20 लाख जूना अखाड़े में रजिस्टर महात्मा है और कुछ कुंभ साधु बनाए जाते हैं। तो ये महाकुंभ में जो प्राइवेट है, जिनकी साधना कठिन साधना 12 वर्ष बाद कठिन साधना तब करके फिर उनका यहाँ संस्कार भी होता है, तो और परिवार बढ़ेगा। तो अभी इस कुंभ में संस्कार होंगे जूना अखाड़े में और भी इसकी संख्या बढ़ेगी।
हर अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसे योग्यता के आधार पर चुना जाता है और इन अखाड़ा प्रमुखों का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है। इन अखाड़ों का ठिकाना देश के कई तीर्थ स्थलों और शहरों में है, लेकिन जहाँ भी कुंभ या अर्ध कुंभ लगता है, ये लोग वहाँ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहुँच जाते हैं। जो कुंभ नगरी है बसने लगी है और हर साधुओं की जो मंडली है वो आकर पूजा पाठ करने लगी है। खास बात यह है कि कुंभ मेले की शान अखाड़े कहे जाते हैं और हर अखाड़ों के छावनी प्रवेश भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला जूना अखाड़ा किया है, अब अगली तारीख को दूसरे अखाड़ों का है, मतलब जो बचे 12 अखाड़े हैं उनके भी छावनी प्रवेश होने हैं और जल्द ही पूरा मेला 13 जनवरी से पहले अखाड़ों से भर जाएगा और अखाड़े जो पूजा पाठ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। तरह तरह के साधु संतों के रूप नजर आएंगे। अखाड़ों के रूप में शस्त्र और शास्त्र के इस अद्भुत समागम को देखना हर श्रद्धालु का सपना होता है। यही वजह है कि लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, जो कि एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर के शहरों में बढ़ गया है। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इन हालात को देखते हुए दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ग्राफ 4 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गई हैं। वायु प्रदूषण के कारण बने इन हालात के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली एनसीआर के शहरों में स्मॉग संकट फिर से लौट आया है। आज सुबह जब लोग सोकर उठे तो उनका सामना ठंड के साथ ही आसमान में छाए इस घने स्मॉग से हुआ। इस स्मॉग के संकट के कारण न तो ऐतिहासिक इमारतें साफ नजर आ रही थी और न ही ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें, और तो और सड़क पर चलने वाले लोगों को भी स्मॉग की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। इतना ही नहीं, जो लोग सुबह सुबह टहलने या फिर जरूरी काम से भी निकले, उन्हें भी स्मॉग के कारण आंखों में जलन जैसी परेशानी से दो चार होना पड़ा। दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में जहां पहुंची। अगर बीते 2 दिन पहले की हम बात करें तो वहीं AQI 200 पार था, लेकिन आज मंगलवार को AQI 450 के पार जो है वो दिल्ली एनसीआर में अलग अलग इलाकों में दर्ज किया गया है। इस वक्त हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं तो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जो तस्वीर है वो एकदम धुंधली नजर आ रही है। अगर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूं तो ठीक मेरे इस वक्त पीछे इंडिया गेट की तस्वीर है। कुछ दिन पहले ये तस्वीरें बेहद साफ थी, विजिबिलिटी अच्छी खासी हो गई थी, दिल्ली की हवा जो थी वो एकदम साफ थी, लेकिन अब वहीं अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी एकदम जीरो है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 2 दिन से ही हुआ है। अगर हम AQI की हम बात करें तो 200 से सीधा 400 के पार पहुंचना अपने आप में बेहद खराब श्रेणी में बताता है। हालांकि इस महीने के शुरुआती दिनों में दिल्ली एनसीआर की हवा काफी बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स घटकर नीचे आ गया था। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ही एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा 400 के पार जा पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में बने 37 पॉल्यूशन पॉइंट में 29 पर आज सुबह AQI लेवल 400 के पार दर्ज किया गया। वायु प्रदूषण के ये ताजा आंकड़े हालात को बयां करने के लिए काफी हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही साथ फॉग भी देखने को मिल रहा है और फॉग के साथ स्मॉग भी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अक्षरधाम टेम्पल के पास और आप यहाँ पर देख सकते हैं विजिबिलिटी कम है। दरअसल कोहरा भी है और कोहरे के साथ यहाँ पर स्मॉग यानी पॉल्यूशन भी है। दरअसल एक तरफ तो मिनिमम टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सुबह के वक्त पहुंच गया और वहीं AQI दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया और AQI 400 के पार जाते ही ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है।
दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हुई तो बगैर वक्त गंवाए ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गईं, जिसके तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा के स्कूलों में 9वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि छात्र फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव करने का फैसला भी ले सकती है। साथ ही सभी निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिनमें फ्लाईओवर, हाईवे, पाइपलाइन और पावर लाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ग्रैप 4 से जुड़ी ये पाबंदियां लागू हुई तो इन पर प्रशासन ने सख्ती से अमल भी बीती रात से ही शुरू कर दिया। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर गाड़ियों की जांच ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आईं। ये क्यूएम ने जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने दरअसल ग्रैप 4 लगा दिया है दिल्ली में, जिसके चलते क्लास जो कक्षा 5 तक की स्कूल हैं या जो कक्षाएं चल रही हैं उनको हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। दूसरे जो एहतियात के मेजर है ग्रैप 4 के तहत उनको लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ठंड और एयर पोल्यूशन का ये डबल अटैक नया नहीं है। बावजूद इसके इन दिनों लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर छोटे बच्चों, बीमार व्यक्तियों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखने की जरूरत है और सरकारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना जरूरी है, ताकि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। दिल्ली से मनीषा लड्डा, हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि एक देश एक चुनाव। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। समर्थन में 269 वोट पड़ने के बाद एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष में 198 मत पड़े। अब बिल को जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की तैयारी है। आगे जहां इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। पिछले कई साल से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। अब बात चर्चा से आगे बढ़ चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन का साफ मतलब है कि निचले सदन यानी कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव के एक साथ चुनाव होना। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनाव जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव भी साथ कराने पर विचार हो रहा है। ऐसे में एक देश एक चुनाव क्या है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इसे समझने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा फायदा है कि बार बार होने वाले चुनावों से आपको छुटकारा मिलेगा। हर साल या कुछ महीने के अंतराल में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से आचार संहिता लग जाती है। चुनावों के संपन्न होने तक देश या राज्यों के विकास से जुड़े काम रुक जाते हैं, लेकिन एक साथ चुनाव होने की वजह से पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। हर साल अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों की वजह से राजनीतिक दल भी हमेशा चुनावी मोड में ही दिखते हैं, जिसके इस रवैये में भी कमी आएगी। जिन राज्यों में भी उनकी सरकार बनती है, वहां जनहित से जुड़े काम पर वो ध्यान दे पाएंगे। बार बार चुनाव की वजह से चलने वाली लोक लुभावन वादों की प्रतिस्पर्धा में भी कमी आएगी। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से खर्च का बोझ भी बढ़ जाता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में चुनावी खर्च 50,000 करोड़ रुपए आया था। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनावों एक एक साथ होने से चुनावी खर्च बचेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, खास करके प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मियों को लोकसभा या विधानसभा की वजह से बार बार लगने वाली चुनावी ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। दूर दराज वाले इलाके, नक्सल क्षेत्रों में एक साथ चुनाव होने की वजह से ड्यूटी के दौरान सुरक्षा बलों पर मंडराने वाला खतरा भी कम हो जाएगा। बार बार होने वाले चुनावों के रुकने से मतदाताओं की उदासीनता दूर होगी। देश की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में राजनीतिक कारणों से तब की सरकार ने कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी थी और उसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई।
इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब साल 2029 में फिर से इस परंपरा के शुरू होने की उम्मीद जागी है। Thank you, Honorable Speaker, sir. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker, sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आगे की प्रक्रिया क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा के लिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि अलग अलग सांसदों की संख्या के आधार पर जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के कोई सांसद करेंगे। इसके बाद जेपीसी में शामिल सभी सियासी दल के सांसद गहन चर्चा में शामिल होंगे। इस दौरान सरकार की कोशिश होगी कि बिल पर ज्यादा से ज्यादा दलों की सहमति बने। इसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंप देगी। इस दौरान जेपीसी ने इस बिल को हरी झंडी दिखा दी तो ये विधेयक दोबारा संसद में लाया जाएगा। लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति और हस्ताक्षर होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल कानून की शक्ल ले लेगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। इस दिशा में ठोस कदम पिछले साल उठाया गया था, जब पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की कमेटी 2 सितंबर को बनी और 23 सितंबर को ही इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई। इसके बाद एक्सपर्ट के साथ साथ एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय कमेटी को दी। कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स से चर्चा के बाद इसी साल 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, जिसमें लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था। इसके 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनावों को कराने का भी सुझाव दिया गया था। रिपोर्ट में दिसंबर 2026 तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की सलाह दी गई थी, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक करने के सुझाव शामिल थे। वहीं कोविंद कमेटी की सिफारिश थी कि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 18,000 पन्नों की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के लिए उपकरणों, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की थी। उधर आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। जिसका रेफरेंस आज आ रहा था वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मैं चेयरमैन रहकर के कमेटी मैंने दी, रिपोर्ट सौंपी है, आज शायद लोकसभा में पेश भी हो गया है। जिस समय से ये व्यवस्था लागू होगी, हो सकता है 2029 में, हो सकता है 34 में लागू हो, अर्थात अभी 5 से 10 साल लग सकता है, लेकिन जब लग जाएगा और ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, देश में एक साथ चुनाव हुआ करेंगे 5 वर्षों में। अभी तो प्रत्येक साल होते रहते, हर साल। अभी मतदाता जो हमारा वोटर है ना, वो थक गया है, देने से कतराता है, वोट देने नहीं जाता और नेताओं से तो बिल्कुल नहीं मिलता। वो कहते ही तो हर बार आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसमें कहा गया है कि यदि जब ये लागू हो जाएगी तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, बहुत सारे आप लोग समझ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ का रेशियो जो है 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हालांकि एक देश एक चुनाव की वजह से क्षेत्रीयों और छोटी पार्टियों को नुकसान की भी आशंका है। दरअसल पिछले 54 साल से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अगर दोनों चुनाव एक साथ लड़े जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे कहीं पीछे छूट जाएंगे।
मुद्दे आधारित वोटिंग पैटर्न बदलेगा। इससे छोटे और क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा, जबकि राष्ट्रीय मुद्दों के छाने की वजह से राष्ट्रीय दलों को फायदा हो जाएगा। इसी वजह से कई क्षेत्रीय दल इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। वो किसी भी कीमत पर इस तरह की चुनावी व्यवस्था के लिए तैयार नहीं होना चाहते। आज करीब 35 दलों ने बिल का समर्थन किया है, वहीं 15 दल विरोध में आ गए हैं। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। पूरे देश में एक साथ चुनाव होने की स्थिति में एक साथ अधिक संसाधन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ज्यादा सुरक्षा बल, ईवीएम और वीवीपैट मशीन की खरीद भी शामिल होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा।